गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर लक्ष्मी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो मतलब कैसे एक एनिमल या ह्यूमन की बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे उसके अंदर डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे सारे फंक्शंस कैरी ऑन होते हैं, कि कैसे वो रिस्पायर करता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, कैसे एक्सक्रीट होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब फिजियोलॉजी के अंडर आ रहे हैं और हम एनिमल को पढ़ रहे हैं तो हमारी हो गई एनिमल फिजियोलॉजी। अब आता है कि फादर कौन है एनिमल फिजियोलॉजी के, कि मोस्टली क्या होता है कि एग्जाम्स में ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले हमसे पुटअप करते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी के फादर हैं विलियम हार्वे। और एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक लेंगे ब्लड। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कि क्या होता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो पानी जैसे एक तरल पदार्थ के अंदर चारों ओर घूमते हैं और उस तरल पदार्थ के अंदर नमक होता है, प्रोटीन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम जानते हैं कि ब्लड सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या आता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड का वॉल्यूम क्या है, ब्लड क्या फंक्शंस कैरी ऑन करता है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के वॉल्यूम से। ब्लड वॉल्यूम कि कोई भी हमें ऐसे पूछ लेता है कि भाई एक 500 kg की कैटल है तो उसके अंदर कितना उसका ब्लड वॉल्यूम है, क्या ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर। तो इसके दो प्रोसेस हैं, एक तो हम परसेंटेज बेसिस से भी देख सकते हैं और दूसरा हम ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो हम दोनों लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज अकॉर्डिंग। इधर स्पीशीज है और इधर परसेंटेज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लेते हैं काऊ 7.7%, कि अगर 500 kg की एक कैटल है तो उसका 7.7% उसका ब्लड वॉल्यूम है। फिर शीप लेते हैं 8%, फिर हॉर्स 6.6%, डॉग 7.2%। और अगर ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें तो 8%। ठीक है। अब स्वेंसन और रीस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1996 के अंदर ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बताया था ब्लड वॉल्यूम ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें परसेंटेज के आगे हम ऐड करते हैं ml पर kg बॉडी वेट। तो काऊ के अंदर 57.2, शीप के अंदर 66.4, हॉर्स के अंदर 72, डॉग के अंदर 83 और ह्यूमन के अंदर जो हमारे पास जो 70 kg का एक ह्यूमन है उसके अंदर 5.6 लीटर उसका जो ब्लड वॉल्यूम होगा। आगे हम देख सकते हैं गोट का बता देते हैं कि गोट का क्या होता है। तो गोट के अंदर 79, जो पिग है उसके अंदर 70 to 100 ml पर kg बॉडी वेट उसका ब्लड का वॉल्यूम है। ठीक है। अब हम करते हैं कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं। कि ब्लड इतना ज़रूरी है तो वो कुछ करता भी होगा जिसके लिए वो हमारे लिए इतना एसेंशियल है। ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रिक बताते हैं कि हम याद कैसे रखें कि क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जैसे अल्फ़ाबेट वाइज क्या होता है, PQRTS। तो एक बार को T को भूल जाओ, P को Q को भूल जाते हैं। P से क्या हो गया, प्रोटेक्शन।
R से रेगुलेशन, T से ट्रांसपोर्टेशन, कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या स्थानांतरण करता है। S से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड से जो ऑक्सीजन है, अगर हम जनरली किसी से भी पूछते हैं जिसने इतने डीप से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उससे पूछें कि ब्लड का क्या फंक्शन है, तो वो क्या कहेगा कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उनको वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है लंग्स में, उसको ब्लड के थ्रू ब्लड लेके जाता है। कहाँ लेके जाएगा? डिफरेंट टिश्यूज़ में, कि बॉडी के हर ऑर्गन हर टिश्यू तक पहुँचे, ठीक है। अब टिश्यूज से जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ब्लड के थ्रू वापस लेके आएगा, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या हो गया कि ठीक है भाई, ऑक्सीजन पहुंच गई। अब न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसने पाचन करके, डाइजेस्ट करके कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है कि भाई ये सही न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स को, तो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हर सेल तक, टिश्यू तक पहुंचाने का काम भी इसका ही है, ब्लड का, ठीक है। फिर क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती हैं कि इन्होंने हार्मोन सिक्रीट कर दिए, लेकिन इनके पास डक्ट्स नहीं है कि उसके थ्रू वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंच जाए। तो जो ब्लड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसको कहाँ पहुंचाएगा? जो भी उसका टारगेट ऑर्गन है, कि जिसके ऊपर भी जाके उसको काम करना है, उन तक इस सिक्रीशन को पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। फिर आता है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर एक्सक्रीट करने में इसका काम होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुआ कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सारे टिश्यूज तक पहुंचा दिया, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को पहुंचा दिया और एक्सक्रीटरी, ठीक है। अब आ गया, अब हमने एक पॉइंट कवर कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम दूसरा देखते हैं, रेगुलेशन। दूसरा क्या है? रेगुलेशन, कि क्या क्या रेगुलेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि क्या होता है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वो मेंटेन रहता है, उसको थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और वो मेंटेन कौन करता है? ब्लड कर रहा है, तो थर्मो रेगुलेशन हो गया, ठीक। वाटर और जो मिनरल्स हैं उसको बैलेंस करता है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है कि रक्त का जो दाब है उसको बनाए रखता है, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो हाई बीपी हो जाएगी और लो हो गया तो लो बीपी हो जाएगी, लो ब्लड प्रेशर।
जो मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग के अंदर मतलब एक फैक्टर रह जाता है कि भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका लो बीपी है या हाई बीपी है। ठीक है, चौथा आता है ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड का पीएच। कि पीएच होता है कि या तो एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा, तो हमारे जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन भी करता है हमारा ब्लड। ठीक, 2 पॉइंट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, रेगुलेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन, कि प्रोटेक्शन कैसे करता है ये। तो प्रोटेक्शन के अंदर क्या आता है कि हमारे जैसे ही कहीं पे भी कोई भी कट लगते ही क्या होता है, वहाँ पे हमारे WBC सेल्स को भेजता है, WBCs को भेजता है ब्लड कि भाई वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके जो मतलब जैसे ही कट लगा तो बाकी के जो एक मीडिया मिल जाता है ना, बाकी के बैक्टीरियाज को, बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कि वो लोग पेनिट्रेट करें और डिजीज़ कॉज करें। पर ये नहीं हो पाता क्योंकि WBCs आ जाते हैं, और WBCs तो हमारे फाइटर हैं, तो WBCs वो डिजीज़ को होने नहीं देते। एक तो ये हो गया, एक इंक्रीज करता है इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। 2 काम हो गए, तो रेगुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर आता है कि नॉर्मली हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो हमारे ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.046 टू 1.053। ये ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये रेंज याद रखना, 1.046 टू 1.053। अब हम बात करें तो सबसे पहले हम हॉर्स लेते हैं कि बात करें कि भाई किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम हमारे हॉर्स में मिलती है, कितनी, 1.053। फिर काऊ के अंदर देखें तो काऊ के अंदर 1.052। फिर शीप देख लेते हैं, भेड़, इसके अंदर 1.051। डॉग 1.048। उसके बाद में पिग देख लेते हैं तो 1.045, और सबसे कम होती है गोट के अंदर जो होती है 1.042। ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटीज हो गई, ये रेंज याद रखना, मैक्सिमम किस में है, मिनिमम किस में है, काऊ के भी याद रख लेना, है ना। तो ये सारे ये पार्ट्स हो गए। अब ब्लड का फंक्शन आ गया। अब क्या होता है, ब्लड का पीएच की बात कर रहे थे ना, तो ब्लड का हमारा पीएच होता है 7.4। 7.4 पीएच होता है, कि मतलब 7 तो हमारा न्यूट्रल होता है और 7.4 तो मतलब स्लाइटली वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, जो वेनस ब्लड होता है, जो वेन्स में होता है, वो ब्लड हमारा एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि भाई वहाँ पे CO2 रहती है। ठीक है, क्योंकि वेन्स जो मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। फिर आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज हमारी एल्कलाइन ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, अब ब्लड के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म कैरी ऑन है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कि मतलब कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कि टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं नए नए, तो वो होता है मेटाबॉलिज्म। तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म से अगर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई तो एसिडोसिस होती है, डिजीज़ हो जाती है एसिडोसिस, है ना। रूमिनेंट्स में होती है, जो गाली करते हैं उन एनिमल्स के अंदर होती है एसिडोसिस। ठीक, और अगर एल्कलाइन ज़्यादा हो गया तो एल्कलोसिस हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि ब्लड पढ़ लिया, ब्लड का फंक्शन पढ़ लिया, ब्लड का वॉल्यूम पढ़ लिया। अब आता है ब्लड का कंपोजिशन, कि ब्लड किस किस से मिलके बना होता है, क्या क्या होता है ब्लड में। तो ब्लड का कंपोजिशन पढ़ें। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो ब्लड प्लाज्मा हो गया, ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरी ब्लड सेल्स आ गई भाई, ब्लड सेल्स। तो अगर एक रेंज में देखें तो 55 to 70% प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल्स हो गई हमारी 30 to 45%। ठीक है,
और अगर एवरेज देखें कि भाई एवरेज ले लें कि 60% हो गया, ये हमारा 40% हो गया। ठीक है, अब प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा का भी फर्दर सब डिविजन होता है, पर पहले देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा आखिर होता क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है कि हमने ब्लड का एक सैंपल ले लिया, ठीक, उस सैंपल के अंदर हमने एंटीकोएगुलेंट ऐड कर दिया। एंटीकोएगुलेंट ऐड करने के बाद में ऊपर एक तरल सा पदार्थ रहता है ऊपर, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, जिसका मोस्टली कलर कैसा होता है, मोस्टली वो जो ये काऊ के अंदर, शीप, गोट, हॉर्स, इन सब के अंदर मोस्टली उसका कलर होता है चमकीला येलो, चमकीला पीला रंग होता है, शाइनी येलो कलर होता है। और बाकी अगर वैसे देखें तो मोस्टली सफ़ेद से येलो रहता है, थोड़ा हल्का सफ़ेद से पीला। लेकिन काऊ के अंदर, शीप गोट के अंदर, हॉर्स के अंदर ये चमकीला पीला रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं? बिलिरुबिन हो गया, ज़ैंथीन हो गई, कैरोटीन हो गया, ये लो, ये कैरोटीन, ये सारे हो गए। इस वजह से इसका कलर चमकीला येलो होता है। अब ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया हमने कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है भाई, तो अब हम पढ़ते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी क्या क्या आता है, कि ब्लड प्लाज्मा का भी क्या क्या कंपोजिशन होता है। ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर या तो ऐसे देख लें कि वाटर कितना रहता है, मेजर पोर्शन तो वाटर ही रहता है कि भाई 90 से 92% पानी रहता है, बाकी का सॉलिड रहता है। उस सॉलिड के अंदर भी प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन कितनी परसेंट है? प्लाज्मा प्रोटीन है 6 to 8%। फिर आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स कितना है? 2 to 3%। ठीक है, अब इसके अंदर भी प्लाज्मा प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन भी कौन कौन सी होती है ना, प्लाज्मा प्रोटीन के भी टाइप्स होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आती हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फिब्रिनोजन। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी हो गई? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, अब हम इन सबको भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि भाई प्लाज्मा का क्या काम होता है, कि क्या कार्य करता है हमारा प्लाज्मा। तो क्या क्या काम करता है ब्लड प्लाज्मा? तो सबसे पहले तो क्या करता है कि ये एक सस्पेंडेड एजेंट होता है। सस्पेंडेड एजेंट, डिफरेंट ब्लड सेल्स के लिए ये एक सस्पेंडेड एजेंट रहता है। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट का या स्थानांतरण का माध्यम होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, कि कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, जो कम अमाउंट के अंदर होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं ना उससे, तो वो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए ये एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। ये तो हो गया इसका काम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाई एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। पर पहले एक बार ये देख लेते हैं कि दो चीज़ होती हैं, मोस्टली सुनते हैं कि एक होता है प्लाज्मा, एक होती है सीरम। अब इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है? मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जनरली भी हमसे कोई भी पूछ लेता है, अरे यार ये प्लाज्मा और सीरम तो एक जैसा लगता है, क्या डिफरेंस है इनमें? तो सीरम पढ़ते हैं। सीरम कि वही हमने ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल के अंदर हमने एंटीकोएगुलेंट ऐड नहीं किया,
ऐड नहीं किया। उसके बाद में फिर जो तरल पदार्थ आता है उसको हम सीरम कहते हैं। कि मतलब कैसे बोल सकते हैं कि टोटल है, ब्लड है, मतलब जो कोएगुलेटिंग ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स रहते हैं ना, कि ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, वो फैक्टर्स सीरम के अंदर नहीं होते। ये ब्लड है, ब्लड इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी एक सेकेंड, सीरम। सीरम क्या होता है कि प्लाज्मा है हमारा, और उस प्लाज्मा में से हम माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, कि फिब्रिनोजन को माइनस कर दें जो ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोथ्रोम्बिन को इंक्लूड कर लें, ठीक है, और जो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, है ना, अगर हम प्लाज्मा से माइनस कर दें तो हमारा क्या बचता है, सीरम। अब सीरम के अंदर ही हमारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं, एंटीबॉडीज सीरम के अंदर प्रेजेंट है, तो रोग निरोधक भी यही है कि कोई भी डिजीज़ हुई तो ये डिजीज़ को आने ही नहीं देता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज़ का काम भी तो यही है। तो रोग निरोधक और उपचार, ट्रीटमेंट में भी यही काम आती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हॉर्स के अंदर टिटनेस होती है, मोस्ट प्रिवेलेंट होती है, कि सबसे ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो टिटनेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा रहता है, जब वो बच्चा रहता है तभी उसके अंदर हम लोग सीरम लगा देते हैं उसकी टिटनेस की, कि उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट और एंटीबॉडीज़ डेवलप करे। कुछ तो जाती हैं, कुछ और डेवलप करे, तो डेवलप करेगी तो वो डिजीज़ उसके अंदर होएगी ही नहीं। तो रोग निरोधक और उपचार दोनों के अंदर सीरम काम करता है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है, तो कोई भी पूछ लेगा ये। अब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, सबसे पहले हम एल्ब्यूमिन पढ़ते हैं, है ना। अब क्या होता है कि हमारी जो एल्ब्यूमिन है, हमारा जो फिब्रिनोजन है, हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये सारी कहाँ सिंथेसाइज होती हैं, कि भाई ये बन कहाँ रही हैं, तो ये तीनों लीवर में बन रही हैं, ठीक। लीवर के अंदर इनका सिंथेसिस हो रहा है। फिर ग्लोबुलिन आती है कि भाई ग्लोबुलिन कहाँ हो रही है, तो ग्लोबुलिन का कुछ पार्ट तो लीवर के अंदर होता है, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट होता है, जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा इसका भाग लिम्फ नोड के अंदर बन रहा होता है। किसके अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर। तो ग्लोबुलिन ही ऐसी है जो लिम्फ नोड के अंदर मेजर बन रही है, और थोड़ा बहुत लीवर के अंदर बन रहा है। बाकी एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों लीवर के अंदर बन रही है, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन रेशियो जो रहता है, एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन, ये जो रेशियो रहता है, ये देखो 1:7 है, लेकिन ये 1:7 किस किस में है, ये है ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर है, डॉग के अंदर है, और शीप गोट के अंदर है। इसके अंदर ये रेशियो क्या है, 1:7। और बाकी फिर जैसे काऊ है, हॉर्स है, पिग है, कैट है, इन सब के अंदर ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है 1:1, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं, फाइनली हम लोग एल्ब्यूमिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास क्या है। एल्ब्यूमिन का मोलर मास है 69,000, ठीक। इसका जो 2/5 पार्ट है, 2/5 भाग जो है इसका, वो तो इंटरवैस्कुलर है, अंतवेसिकुलर बोलते हैं जिसको, इंटरवैस्कुलर। और जो रेस्ट पार्ट है ना, जो रेस्ट इसका रिमेनिंग पार्ट है, वो एक्स्ट्रावैस्कुलर है, ठीक है। अब हमारी जो एल्ब्यूमिन है, इसका साइज भी बड़ा है, ये कंसंट्रेटेड भी है, नॉन डिफ्यूजिबल नेचर की होती है, नॉन डिफ्यूजिबल, है ना, और मोलर मास भी हाई है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है। तो इस वजह से ये क्या करती है, प्लाज्मा और कॉलॉइडल
ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, ये इसका मेन काम है। प्लाज्मा और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है ये। तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लो हो रहा होता है वो वहाँ से, जैसे इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो इससे निकल के और ये इधर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसके अंदर नहीं जाएगा। अगर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला गया तो फिर क्या होगी, फिर सूजन हो जाती है, और उस सूजन को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एडिमा। एडिमा। तो कुछ कंडीशंस भी हो जाती हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब प्लाज्मा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो गया। अगर प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड वेसल से, ब्लड की जो मेम्ब्रेन्स है उधर से निकल के और स्पेसेस में आ जाती है, तो उधर आके फिर वो सूजन करती है। ठीक है, ये आ गया, ये हमने डिस्कस कर लिया हमारी एल्ब्यूमिन। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की। एल्ब्यूमिन के बाद क्या आता है, ग्लोबुलिन। ठीक, अब ग्लोबुलिन के अंदर फर्दर सब डिविजन है। कौन कौन से सब डिविजन है, इसके अंदर आता है अल्फा आता है, बीटा आता है, गामा आता है। 3 हो गए। अब अल्फा है, अल्फा का काम क्या है पहले तो ये देखते हैं। तो अल्फा का काम है कि ये एक कैरियर की तरह काम करता है। ये कैरियर होता है कि डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए। कौन कौन सी प्रोटीन्स के लिए, ये रहता है बिलिरुबिन्स के लिए, लिपिड के लिए, स्टीरॉयड के लिए, है ना, और थायरॉक्सिन के लिए। बिलिरुबिन, लिपिड, स्टीरॉयड, थायरॉक्सिन। ठीक, अब अल्फा आता है, तो अल्फा भी फर्दर सब डिविजन है, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर है कि भाई प्रोटीएज को तो काम नहीं करने देगी ये। तो क्या हो गया, एक तो प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक, तो क्या करेगी ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं जो फैट में सॉल्युबल हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करेगी, उनका स्थानांतरण करेगी। फैट सॉल्युबल विटामिन्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है भाई, कर दिया, इसका काम तो हो गया। अब अल्फा 2 का क्या काम है, अल्फा 2 एक मैक्रोग्लोबुलिन है ना, मैक्रोग्लोबुलिन। और ये क्या करेगा कि ये रोकता है, काम नहीं करने देता, किसको, प्लाज्मिन को, थ्रोम्बिन को, प्लाज्मिन, थ्रोम्बिन और कैलिकैरिन। ठीक है, प्लाज्मिन, थ्रोम्बिन और कैलिकैरिन। तो ग्लोबुलिन हो गया, अल्फा हो गया। अब बीटा पढ़ते हैं। बीटा का काम क्या है, बीटा क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर को, आयरन को, हीमोग्लोबिन को, है ना, कोबाल्ट को, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, है ना, फिर ये करता है फॉस्फोडियम को और कोर्टिसोल को। ठीक, तो बीटा क्या कर रहा है, बीटा ट्रांसपोर्ट कर रहा है कॉपर को, आयरन को, हीमोग्लोबिन को, कोबाल्ट को, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोडियम, इन सब को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारा बीटा। फिर हम बात करते हैं कि गामा, कि भाई गामा का काम क्या है। तो गामा क्या कर रहा है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रक्त के दाब को मेंटेन कर रहा है,
और उसकी विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, है ना। उसका ब्लड प्रेशर और उसका गाढ़ापन दोनों को मेंटेन कर रहा है हमारा गामा ग्लोबुलिन। ठीक, गामा ग्लोबुलिन्स को ही हम आईजी बोलते हैं। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इसके साथ साथ क्या काम करता है ये? ठीक है, इसके साथ साथ ये काम करता है कि जो हमारी विटामिन डी होती है, जो हमें धूप से मिलती है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? गामा ग्लोबुलिन। इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, है ना, जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं, उससे हमें बचाती हैं हमारी ये। ठीक, अब आईजीजी है, आईजी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसका भी हम फर्दर सब डिविजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सब डिविजन पढ़ेंगे। तो आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये भी अलग अलग होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, तो ये कैसे कैसे होती हैं? तो देखो, एक हो गई इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए, देन आईजीजी, देन आईजीएम, देन आईजीडी एंड देन आईजीई। ठीक है, ये हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गई। तो आईजीए क्या होता है? ये हमारे मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है, ये मैक्सिमम। ठीक, ये मिलती है टीयर के अंदर, आंसू के अंदर, हमारा जो सलाइवा है, जो लार है, उसके अंदर, और कोलेस्ट्रॉम के अंदर। कोलेस्ट्रॉम मतलब जो खीस होता है, जो पहली बार पार्चुरेशन करने के बाद, ब्याने के बाद जो पहली बार जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। जो हम उसका जो भी एनिमल है उसके काफ को देते हैं, है ना, उसके बेबी को देते हैं ये कोलेस्ट्रॉम। तो ये उसके अंदर एक पैसिव इम्यूनिटी की तरह एक्ट करता है। पैसिव इम्यूनिटी कि क्या होता है कि अभी जो ये बेबी काफ है या काफ है जो भी है, या फॉल है, जो भी एनिमल है, उसका जो बेबी है, न्यूबॉर्न जो बेबी है, तो उसके अंदर कोई भी डिजीज़ फाइट करने की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर आईजी नहीं होंगे तो डिजीज़ से कैसे फाइट करेगा। इसीलिए कोलेस्ट्रॉम के अंदर कुछ जैसे आईजीए होती है जो इसको दिया जाता है कि भाई ये पैसिव इम्यूनिटी रहे, किसके पास भी इम्यूनिटी है, ये डिजीज़ से फाइट कर सकता है। ठीक है, फिर आता है आईजीजी। ये जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन आईजीए कांट क्रॉस प्लेसेंटा बट आईजीजी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करता है? आईजीजी। और मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी मिलती है? आईजीए। ठीक है, फिर आता है आईजीएम। आईजीएम क्या होता है कि जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना देती है। ये उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना देती है कि कुछ इरिथ्रोसाइट इनकम्पैटिबिलिटी होती है, कि कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो इरिथ्रोसाइट इनकम्पैटिबिलिटी, उसके अगेंस्ट ये आईजीएम बनती है। ठीक है, फिर आता है आईजीई। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो उसके अंदर आईजीई, एलर्जिक रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आईजीई पूछ लेते हैं एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। तो क्या होता है कि कुछ बेसोफिल होती हैं और मस्ट सेल्स होती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम आरबीसी पढ़ेंगे, आरबीसी नहीं सॉरी ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसमें हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे, तब पढ़ेंगे ये। तो बेसोफिल, मस्ट सेल्स, ये दोनों हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं, हिस्टामिन, और फिर ये एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करती है। तो ये आईजीई किसके अंदर? एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। आईजीजी प्लेसेंटा बैरियर को, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। आईजीए मैक्सिमम अमाउंट में होता है और कोलेस्ट्रॉम में होता है और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी थी? प्लाज्मा प्रोटीन थी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो एक पॉइंट और बता देती हूँ कि जो एल्ब्यूमिन है वो टोटल, जैसे हमारी जो प्लाज्मा प्रोटीन थी वो 6 to 8% थी, है ना। एल्ब्यूमिन इसका 55% है, ग्लोबुलिन इसका 38% है ना, और फिब्रिनोजन 7% है। ठीक, अब हम एल्ब्यूमिन हम पढ़ चुके, ग्लोबुलिन पढ़ चुके, अब फिब्रिनोजन आता है। तो फिब्रिनोजन क्या होता है? ये फैक्टर 1 है, पहला फैक्टर है ये ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट करता है। इनका काम बस यही है। ठीक है, तो अब प्लाज्मा प्रोटीन हो गए। तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट होता है, उसके अंदर क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, तो जिसके अंदर लैक्टेट आ गया, पायरुवेट आ गया। ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक बोलते हैं जिसको, इनऑर्गेनिक है, इसके अंदर मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो क्या होते हैं? मैक्रो भाई जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, 100 mg पर kg बॉडी वेट से जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है वो मैक्रो होते हैं। तो आयरन हो गया, है ना, ये देख लेना एक बार, आयरन, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे आ गए मैक्रो के अंदर। माइक्रो की बात करें तो जिंक आ गया, कॉपर आ गया, कोबाल्ट आ गया, मैंगनीज आ गया, ये सारे किसके अंदर आ गए? माइक्रो के अंदर। फिर कुछ लिपिड्स आ जाती हैं, क्या आ गए? लिपिड्स आ गए, लिपिड्स। तो लिपिड्स के अंदर क्या क्या आ गया? लिपिड्स के अंदर आ गए हमारे पास न्यूट्रल फैट, कोलेस्ट्रॉल, देन लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड। और क्या क्या होता है? और जैसे अदर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि और क्या क्या बच गए? एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, और जो एनपीएन क्या होता है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जो मोस्टली हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन के अंदर क्या क्या आ गया? यूरिक एसिड आ गया, यूरिया आ गया, और जो भी सॉल्ट है अमोनियम का, सॉल्ट ऑफ अमोनियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि ब्लड का एक फंक्शन होता है, कैसे याद करवाया था? PRRTS, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज बताई थी 1.046 to 1.053। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है? कुछ कंडीशंस के अंदर बढ़ जाती है, कुछ कंडीशंस के अंदर कम हो जाती है। तो किन कंडीशंस के अंदर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है? पहले डिक्रीज देख लेते हैं, किसके अंदर डिक्रीज हो जाती है? तो ये हो जाती है, एक तो पॉलीसाइथेमिया एक कंडीशन होती है। पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है कि हमारे जो आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल्स, ये बढ़ जाते हैं। तो ये कब बढ़ते हैं? ये बढ़ते हैं कि जैसे कोई भी हम माउंटेन पे, कोई पहाड़ पे, कोई ऊंचाई की जगह पे गए तो तब बढ़ते हैं, या फिर कोई न्यू बॉर्न है उसके अंदर बढ़ते हैं। तो या तो पॉलीसाइथेमिया हो या हीमो कंसंट्रेशन हो। हीमो कंसंट्रेशन कैसे? कि अगर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि
कोई जल जाता है, कोई एनिमल जल गया, तो जलने के बाद क्या होता है, प्लाज्मा उसका कम हो जाता है। तो प्लाज्मा कम हो गया तो वापस वही ब्लड सेल्स बढ़ गई, ठीक है, तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो पॉलीसाइथीमिया, हीमो कंसंट्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई, ठीक। अब इंक्रीज किसके अंदर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो गई, एनीमिया के टाइम पे इंक्रीज हो गई, हीमोडाइल्यूशन के टाइम पे इंक्रीज हो गई, है ना, और माल न्यूट्रिशन के टाइम पे हो गई। माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुछ एनिमल एकदम कमज़ोर रहते हैं ना, पूरे चिपके रहते हैं, खाने को नहीं मिलता उनको सही से, जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स को हम देख सकते हैं गली में जो घूमते हैं वो। तो माल न्यूट्रिशन हो गया, हीमोडाइलेशन हो गया, एनीमिया हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, और एक्सेस आईवी फ्लूइड, कि कई बार हम ड्रिप चढ़ाते हैं तो ड्रिप चढ़ाते टाइम एक्सेस फ्लूइड दे दिया उसको, तो उस कंडीशन में भी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए यही सारे टॉपिक्स थे। अब हम देखें कि भाई इम्पॉर्टेंट हमें क्या क्या याद रखना है, कि हमारा एग्ज़ाम है और हमें कि बस ये तो ऐसा है कि एक बार देखना ही है। तो क्या देखना है, एक तो हम ब्लड का पीएच देख लेते हैं कि ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, अभी बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.046 टू 1.053। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, 53 हॉर्स के अंदर। गोट के अंदर सबसे कम होती है, कितनी होती है, 1.046। काऊ में कितनी होती है, 1.052। ये हो गया ब्लड पीएच, हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, हो गई कंपोजिशन कि प्लाज्मा कितना होता है, एवरेज 60% ले सकते हैं, और बाकी अगर रेंज में लें तो 55 टू 70%, ठीक। फिर कौन कौन सी प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन हो गई, इनके परसेंट भी एक बार याद रखना कि भाई एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है ना, और फिब्रिनोजन है, ठीक। ये 38 हो गया, ये 55 हो गया, ये 7% हो गया। मेजर पोर्शन क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, वाटर होता है, बाकी तो हो ही गया सब। प्लाज्मा और सीरम के अंदर डिफरेंस भी याद रखना कि सीरम क्या होता है, ऐसे याद कर लो, सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, कि जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं ब्लड की क्लोट के लिए, अगर इनको हम माइनस कर दें प्लाज्मा से तो हमारे पास क्या बचेगा, सीरम, ठीक है। बस यही सब है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स कि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये कल डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।